उसके फेनोमेना आ रहे हैं रिफ्रैक्शन के। तो पहला जो टॉपिक है वो है ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पढ़ेंगे, जिसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट देखेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट डिफरेंट कलर, जिसका फेनोमेना आप लोग देखते हो नेचर में, वो है रेनबो। रेनबो के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, उसमें तीन टॉपिक पढ़ेंगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आर, एडवांस सनसेट एंड सनराइज। तो मैंने एक टॉपिक कराया कल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जिसको मैं भी रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसमें हम पढ़ेंगे टैंडल इफेक्ट, वाई स्काई इज ब्लू एंड वाई सन अपियर रेड एट द सन साइन एंड सनसेट। इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। छोटा सा चैप्टर है, 4 to 5 मार्क्स का आपका फिजिक्स में करेगा। ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपका फिजिक्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से मैंने शुरू किया था, तो आप लोग का नोट्स ये वाला है, ये तो एक बार देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्यों है। बेटा समय आप ध्यान दीजिएगा, आपके लिए मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बनी होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती है। लेयर्स का मतलब जो हमारी एयर है, एटमॉस्फेयर है, वो अपने अलग अलग लेयर पे डिपॉजिट होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। कोई एयर हल्की होती है, कोई एयर भारी होती है। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, इस फॉर्म में हमारी लेयर डिवाइडेड होती है। जैसे जैसे बेटा हम अगर अर्थ की बात करें, अर्थ में अगर हम पोल की तरफ जाएंगे तो पोल जो है हमारा कोल्डर होता है। क्या होता है? कोल्डर होता है। इक्वेटर हमारा गर्म होता है। तो जो कोल्डर एयर होता है वो भारी हवा होती है, डेंसर होती है। और जब धरती इक्वेटर पे जहाँ पे हम हैं वहाँ पे गर्म हवा होती है, तो वो रेयर हो जाती है, हल्की हो जाती है। बट अगेन अगर हम धरती की केवल बात करें तो धरती में भी जब गर्म हवा होती है तो गर्म हवा पहले ऊपर जाती है। कभी आपने देखा होगा आग वगैरह जलती रहती है, मसाले वगैरह जलती रहती है, कोई दिया जल रहा होता है, तो जो गर्म हवा होती है, लपट होती है, जो गर्म एयर होती है वो ऊपर जाती है, नीचे क्या रह जाती है? कोल्डर। तो हमेशा जो गर्म हवा है वो ऊपर जाती है, नीचे कोल्डर रहती है। कोल्डर हमेशा डेंसर मीडियम होती है और गर्म हमेशा रेयर मीडियम होती है। तो जब लाइट ट्रेवल करती है तो एक बार डेंसर में जाएगी, फिर रेयर में जाएगी, फिर डेंसर में जाएगी, रेयर में। तो इस तरह से जब लाइट ट्रेवल करती है तो बार बार क्या होती है? बैंड करती है। और बैंड होने की वजह से क्या होता है? हमें डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना दिखती है, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखता है। यहाँ तक सही है अभी का? तो जो कूलर एयर होगा वो डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा, जो रेयर मीडियम होगा वो हॉट एयर होगा। अब मीडियम से फर्क क्या पड़ता है? मीडियम से बेटा मैंने बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है। लाइट चैप्टर में पढ़ा गया था ना, वो सब कनेक्टेड है, दोनों चैप्टर एक ही चैप्टर है, बस दो बनाया गया है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है बेटा वो चेंज होती है। जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। ठीक है, समझ रहा? समझ आ रहा है? So when light ray passes through atmosphere having a layer of different optical density, then refraction of light take place. Refraction of light take place. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, अर्थ के सरफेस में कह लो एक एटमॉस्फेयर लेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है, तो लाइट क्या होती है? बैंड होती है। लाइट क्या होती है? बैंड होती है। ठीक है, इसमें पहला हमने पढ़ाया था कल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, है ना? तारों का चमकना। क्यों चमकते हैं तारे? या तारे जो कभी डिम कभी लाइट, कभी डिम कभी लाइट दिखते हैं, ऐसा क्यों होता है? फिक्रिंग फिक्रिंग क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि जब स्टार से लाइट निकल के आती है, स्टार से लाइट निकल के धरती पे आती है, तो वो मतलब आपके पास आती है तो वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर लेयर से ट्रेवल होके आती है। अब डिफरेंट एटमॉस्फेयर लेयर से जब ट्रेवल होके आती है तो हर लेयर के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का गैप होता है। इसको कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी के डिफरेंस के वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस आते हैं। कहा जाता है जब आप स्काई से धरती पे आते हैं तो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रही होती है। क्या होती है? इंक्रीज हो रही होती है। व्हेन यू ट्रेवलिंग फ्रॉम स्काई टू लैंड योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंक्रीजिंग। लिख लो कहीं पे नोट करके। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ती है। अब एक बात बताओ, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी तो लाइट जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी या टुवर्ड द नॉर्मल जाएगी? मान लो ये मेरा पेन नॉर्मल है, ये मेरी लाइट है, ये इससे दूर जाएगी या इसके पास आएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। तो एमसीक्यू में पूछा गया था कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम द स्काई, मान लो ऊपर स्काई है, स्काई से आ रही है, तो लाइट विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड द नॉर्मल? तो सवाल था टुवर्ड द नॉर्मल। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जैसे से नीचे आते हैं बेटा हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाती है।
क्या बढ़ होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाती है। ये लिख लो नोट डाउन करके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होती है, यह ससन रीजनिंग में आएगा। ठीक है। सो व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर इट अंडरगो द रिफ्रैक्शन ड्यू टू द वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर एज अ वेरियस एल्टीट्यूड। वेरियस एल्टीट्यूड का मतलब डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे, डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे, डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा, हाइट होता है। क्या होता है, हाइट होता है। द continuous changing the atmosphere refract the light from a star by different amount from the movement one movement to next movement। एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी डेंसिटी या कह सकते हैं उसकी क्वांटिटी चेंज होती है, और इसी वजह से क्या होता है, हमें लाइट जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं दिखती है, कभी ज़्यादा कभी कम दिखती है, और कभी ज़्यादा कभी कम दिखने की वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन होने की वजह से हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखता है। ठीक है। उसके बाद एक बेहतरीन टॉपिक मैंने बताया था, ये मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें स्टार तो चमकता हुआ दिखता है, लेकिन हमारे अर्थ के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट भी तो हैं जो चारों तरफ घूम रहे हैं, वो क्यों नहीं चमकते हुए दिखते हैं, या वो ट्विंकलिंग करते हुए क्यों नहीं दिखते हैं। तो उसका एक सबसे बेहतरीन रीज़न, एक पॉइंट तो ये हमारे अर्थ के बहुत करीब है, साइज छोटा होता है उनका एज कम्पेयर टू स्टार, स्टार बहुत दूर है, इस वजह से होता है। और एक चीज़ ये भी है, अब इसमें बुक में नहीं दिया कि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, दे डिपेंड ऑन द अदर सोर्स ऑफ द लाइट, बट स्टार हैव देयर ओन लाइट। बट हमको रिफ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में समझाना है, तो रिफ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में ये समझाना है कि जो हमारा स्टार होता है, एक स्टार को हम एक पॉइंट सोर्स मान लेते हैं। पॉइंट सोर्स का मतलब जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, एक लाइट मान लेते हैं। बट जो हमारा प्लैनेट्स होता है वो बहुत सारे कलेक्शंस ऑफ पॉइंट सोर्स का गुच्छा होता है, बहुत सारा मान लो लाइट आपने जोड़ के बना दिया गुच्छा। तो इसमें क्या होता है कि एक पोर्शन पे बहुत ब्राइट लाइट होती है, एक पोर्शन पे कहीं डिम लाइट होती है। ये ब्राइट और डिम लाइट एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसके वजह से हमें प्लैनेट जो है वो ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखता है। तो लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज ऑफ लाइट ये प्लैनेट में कलेक्शन होता है। ठीक है। तो स्टार अपेयर वेरी वेरी स्मॉल to us, so star can be considered to be point size. The continuous changing atmosphere is able to causing variation in the light coming from a point size star, because of which the star appear to be twinkling. हमें स्टार ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है। लेकिन वहीं पे अगर हम प्लैनेट की बात करें, ठीक है, अगर हम प्लैनेट की बात करें तो प्लैनेट में ऑन द अदर हैंड द प्लैनेट अपेयर टू बी क्वाइट बिग एंड लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस। The dimming effect produced by of point source of light in one part of the planet is nullified by the brighter effect produced by the point source of light in the other part. तो प्लेनेट के एक हिस्से में बहुत लाइट है, एक हिस्से में बहुत कम है, एक दूसरे को ये नल्लीफाई कैंसिल आउट करते हैं, इसलिए हमें ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिखता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा होगा। Thus, on whole, the brightness of planets always remains same, and hence it does not appear a twinkle. So ये था। इसके बाद यहाँ से करना था एक्चुअली, अभी मैंने इसके बाद से हमें करना है यहाँ से, आज नेक्स्ट टॉपिक करना है। मैंने कौन सा पीडीएफ ओपन कर दिया, हाँ ये था ना, हाँ ठीक है, इसके आगे से पढ़ना था। तो ठीक है, ये सम अप कर दिया, समझ आया, सम अप समझ आया, रिकैप समझ आया, क्या हमने आपने क्या मिस किया था कल। Yes, sir. ठीक, आज का टॉपिक करना है, इसी के आगे डेट है आज 26 अगस्त। सो आज का टॉपिक है द स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। हमें जो स्टार दिखते हैं स्काई में, उनकी जो हाइट होती है, वो हमको जो हाइट दिखती है वो एक्चुअल नहीं होती है, उससे थोड़ी ऊपर दिखती है। मतलब अगर मान लीजिए स्टार है यहाँ पे है, तो यहाँ ना होके हमको थोड़ी ऊपर दिखती है। ऐसा क्यों होता है, इतना गैप क्यों है, डिस्टेंस इनके बीच में क्यों होता है, यही टॉपिक है। रीज़न भी यही है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे स्टार है,
अजीब, मेरे से स्टार नहीं बन रहा है, बट ये स्टार है आपका, ठीक है। ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन है, ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन। इससे जो लाइट आएगी, आनी तो चाहिए थी सीधी हमारे आंखों में, यहाँ पे मान लीजिए कोई है तो सीधी आनी चाहिए थी, बट सीधी नहीं आती है, ये बैंड होके आती है। ये इसकी एक्चुअल रे है स्टार की, और ये एक्चुअल पोजीशन भी है स्टार का, एक्चुअल पोजीशन भी है स्टार। पर जैसे जैसे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता, मैंने कहा कि बहुत सारे डिफरेंट लेयर हैं, बहुत सारे अर्थ के डिफरेंट लेयर हैं, अर्थ के बहुत सारे डिफरेंट लेयर हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। तो ये लाइट क्या होगी, जिगजैग होके आएगी, ऐसे ना आके कैसे आएगी, ये जिगजैग होते हुए आएगी, ऐसे 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 करके हमारे आंखों में ये जिगजैग करके आएगी, मल्टीपल टाइम बैंड होगी। या इसको और समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से बैंड होगी कि मान लीजिए यहाँ पे अगर रेयर मीडियम है तो ये ऐसे जाएगी, मान लेते हैं अगर फिर डेंसर आ गया तो ऐसे आएगी, ऐसे, फिर आपकी आंखों में आएगी, एक्चुअल में कुछ इस तरह से आ रही है, फिर जाके आपकी आंखों में। तो बिकॉज ऑफ बैंडिंग, बैंडिंग ऑफ लाइट, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रही है, ये स्काई है और ये है हमारा लैंड। तो जैसे जैसे हम स्काई से लैंड जाएंगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या चेंजेस होंगे, बढ़ेगा या घटेगा, बताओ मल्ली, मल्ली ना बताइए। जैसे जैसे हम स्काई से लैंड की तरफ जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल इंक्रीज और डिक्रीज, भाई कोई पबजी नहीं खेल रहा है ना लॉग इन करके, सभी लोग यहीं पे है ना। सर इंक्रीज हो गया। हाँ इंक्रीज होगी भाई, पढ़ाई के समय यही रहिए, कोई काम मत करिए, कितना भी बिजी से बिजी शेड्यूल हो उसको कहिए 60 मिनट के बाद करेंगे, पढ़ लें उसके बाद। मलिन बेटा आप कहाँ हो, रिप्लाई नहीं आ रहा आपका। सो इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी बढ़ रही होगी, और बढ़ने का मतलब क्या है कि लाइट क्या होगा, उसकी स्पीड भी कम होगी, बैंड होगा टुवर्ड द नॉर्मल। तो लाइट विल बैंड, लाइट विल बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से एमसीक्यू पूछा गया है पेपर में, मैं आपको कंपाइलेशन भेजूंगा, आप देखेंगे कि यहाँ से एमसीक्यू पूछा गया। तो होगा क्या एक्चुअली में, एक्चुअल में हमको ऐसे दिखता है, हमारे जो, ये तो एक्चुअल पोजीशन है, बट हमें दिखेगा क्या, हमें दिखेगा कुछ इस तरह से, हमें यहाँ पे दिखेगा अपेयर्ड, इस वाले को कहते हैं हम लोग अपेयर्ड पोजीशन, अपेयर्ड। तो था तो यहाँ पे, बट दिखा कहाँ पे, ठीक है। क्यों दिखा, रीजन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है, ड्यू टू वेरिंग द ऑप्टिकल डेंसिटी, ड्यू टू चेंज ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, ड्यू टू चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटीज। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे +2 मिनट का गैप होता है, +2 मिनट का गैप होता है, मतलब आपको पहले दिख जाता है जबकि सनराइज हुआ नहीं रहता है। कितने मिनट, 2 मिनट, ये पेपर में पूछा गया है, बहुत आसान सा सवाल कि कितने मिनट का गैप होता है, तो 2 मिनट का गैप होता है। बात समझ है, यानी अगर आपको लग रहा है कि 6 बजे जो है वो सनराइज हो गया है, तो 6 बजे नहीं होगा, वो 6:02 पे होगा, ठीक है। आपको पहले ही 2 मिनट पहले दिख गया, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। लाइट ऐसे जाती है, आपको लगता है कि लाइट ऐसे आई है, बट एक्चुअल में लाइट जो है वो बैंड हो जाती है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपको सन दिखता है, इसको कहते हैं एडवांस सनराइज। क्या कहते हैं, एडवांस सनराइज। इसका जस्ट उल्टा है डिले सनसेट।
डिले सनसेट, आपको लगा कि 6 बजे जो है वो सूरज देवता गए, सन जो है वो गया, डूब गया, सनसेट हो गया, बट वो 6 बज के 2 मिनट पे होता है। 6 बज के 2 मिनट पे, सेम कॉन्सेप्ट है, इसी का रिवर्स कॉन्सेप्ट है। सनसेट होने के लिए इस सन को हॉरिजॉन के नीचे जाना पड़ेगा, हॉरिजॉन के नीचे जाना पड़ेगा। सनसेट, सनसेट तो डिलेड होता है। कितना डिलेड होता है? 2 मिनट का ये भी होता है। तो टोटल जो आपको डिफरेंस है वो 4 मिनट का है। तो इसका भी देख लीजिए, ये आपका हॉरिजन है। हॉरिजन का मतलब अर्थ सरफेस, यहाँ पे सन है, ठीक है। सनसेट कब होगा? जब ये हॉरिजन के नीचे चला जाएगा, जब यह हॉरिजन के नीचे चला जाएगा। तो आपको, आप फिर से यहाँ पे खड़े हो, सनलाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये आपको पहले ही दिख जाएगा कि सन जो है वो नीचे चल जाएगा, यहां। सेम रीजन, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो ये 2 मिनट का कॉन्सेप्ट पेपर में पूछा गया है। मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन कैसे बना था। यहाँ पे मैंने एमसीक्यू अटैच किया था पिछली बार, ये समवेयर हियर, देखिए एमसीक्यू नंबर 17। अगर आप एमसीक्यू 17 चेक करें, 17 और 18 कह रहा है वी कैन सी सन बिफोर द एक्चुअल सनराइज बाय अबाउट कितना, 20 मिनट, 2 आवर, 2 मिनट या 5 मिनट। तो 20 मिनट ये सब गलत, ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो छोटी से छोटी डिटेल पे भी एमसीक्यू बनता है, छोटे से छोटे डिटेल पे भी एमसीक्यू बनता है। सर एक बार नोट्स दिखा दो, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ नोट्स दिखा रहा हूँ मैं, आपके नोट्स भी जा रहा हूँ मैं, बस अभी एमसीक्यू दिखा रहा हूँ। फिर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सनसाइन और सनसेट का जो टाइम लेंथ होता है दोनों का, वो कितना होता है? 4 मिनट गैप, राइज और डिले दोनों का 4 मिनट का गैप होता है। तो ये चल रहा है नोट्स, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर नोट्स लिख लीजिएगा। तो क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। कोई समस्या? किसी को इसमें भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आपको समझ आ गया ना मैं एमसीक्यू का जो बोलना चाह रहा हूँ, सबको समझ आ गया ना किस तरह से एमसीक्यू को टैकल करना है। बुक्स परचेज करने तो आप परचेज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट कितनी बुक्स आप परचेज करोगे? बहुत सारी बुक्स हैं, है ना। 5 बुक्स से कितने परचेज करोगे? एक बुक आप परचेज कर लो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ हमारे पास हार्ड कॉपी है। वैसे मैं जो कंपाइलेशन दे रहा हूँ उसी का प्रिंट आउट निकालना बहुत मोर देन इनफ हो जाएगा। 5 मिनिमम 5 बुक्स तो मैं कवर करूंगा, आपको 5 बुक्स की पीडीएफ मिल जाएगी। बस उसका आपको एक काम करना, प्रिंट आउट निकालना है। अभी एक दिन जाना सारे निकाल लेना, तो रोज रोज मत जाना, कभी वीकेंड पे जाना और फिर उसको सेक्शन वाइज करेक्टराइज कर देना कि ये लाइट का है, ये ह्यूमन आई का है ना, ये इस चैप्टर का है, ये इस चैप्टर का है, उसको स्टेपल करके एक फाइल में डाल देना, क्योंकि एमसीक्यू ही करना है। अगर आपने हर चैप्टर से 300-400 एमसीक्यू कर लिया तो आपका जो एमसीक्यू का डर है वो निकल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्टिव तो हम पढ़ ही रहे हैं, पढ़ना तो डिस्क्रिप्टिव ही है, उसको एमसीक्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा चैलेंज है। हम अगर मैं एमसीक्यू बनाता तो कितना बना पाता? 10-15 बना पाता, 20 बना पाता। तो मैंने क्या किया, मैंने सब बुक्स जितनी मार्केट में बुक्स आ सकती है सबको ले लिया और सबके एमसीक्यू मैंने एक जगह कंपाइल करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होगा, बहुत सारे एमसीक्यू का हमारे पास क्वेश्चन बैंक आ गए। ठीक है, सो दिस इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में 3 फेज हमें पढ़ना था, वो हमने पढ़ लिया। नाउ
अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन हो गया ना। तो ये वाला टॉपिक डन बेटा, ये डन हो गया। अब हम पढ़ेंगे ग्लास प्रिज्म, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्लास प्रिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। एनसीईआरटी भी अभी रीड कर लेंगे, चलो रीड कर लेते, नहीं तो रह जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये रहा एनसीईआरटी, अभी रीड कर लेते हैं, नहीं तो फिर रह जाता है तो समस्या। सभी लोग अपना अपना एनसीईआरटी देखिए, मैं रीड कर देता हूँ एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के किस पेज से या किस पैराग्राफ से एमसीक्यू बनेगा वो भी मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, और आप भी हाईलाइट कर लीजिएगा अपने एमसीक्यू में। तो चलिए प्लीज ओपन कर लीजिए एनसीईआरटी। दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। So you might have observed the apparent random wavering, a flickering of objects seen through the turbulent stream of hot air rising above the fire or radiation। जैसे नहीं होता है गर्म हवा के ऊपर से देखते हैं तो कोई चीज़ आपको फ्लिकरिंग करती हुई दिखती है। जैसे डेजर्ट वगैरह में जाते हैं तो डेजर्ट में क्या होता है, गर्म हवा मतलब ट्रेवल करती है। अगर आप हॉट एयर से उस तरफ देखिए तो कोई चीज़ आपको कैसे दिखेगी कि फ्लिकरिंग कर रही है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम हो रही है। द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम हॉटर देन एयर फर्दर। तो हॉट एयर बेटा हमेशा जो होती है हल्की होती है, तो रेयर मीडियम की तरह काम करती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो भारी होती है, इसलिए वो डेंसर मीडियम की तरह काम करती है। ठीक है। द हॉटर एयर इज लाइटर, लेस dense than the cooler air above it and has a refractive index slightly less than of cooler air। इस लाइन से बेटा आपका पेपर में assertion reasoning बनेगा, मार्क कर लेना। इस लाइन से आपको जो क्वेश्चंस बनेगा वो assertion reasoning का बनेगा। दो स्टेटमेंट दे देगा, ये हो सकता है आपको दे दे रीजन में, और स्टेटमेंट में दे दे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, तो आपको पता होना चाहिए। Since the physical condition of refracting medium air is not stationary, the apparent position of object is seen through the hotter air fluctuate। चूंकि समय समय पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा होता है, इसका लाइट का या हमारे मीडियम का कह सकते हैं, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, लाइट का नहीं होता। लाइट तो ट्रेवल करती है, तो हमें लाइट कैसे दिखती है, फ्लक्चुएट करते हुए दिखती है या बेंडिंग होते हुए दिखती है। दिस वेवरिंग is thus effect of atmospheric refraction of light by Earth atmosphere on a small scale in our local environment। The twinkling of a star is similar phenomena on the much large scale। Let us see how this will happen। Twinkling of star, सभी लोग twinkling of star पर फोकस करें, हो पाए तो आप बुक्स में अपने अपने ध्यान दें। Twinkling of a star is due to atmospheric refraction of star light। Twinkling of star किसके वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है किसके वजह से, स्टार लाइट की वजह से, यानी स्टार से निकलने वाली लाइट। द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगो रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। जो लाइट स्काई से आती है या स्टार से आती है, हमारे तक पहुंचने से पहले वो कई बार रिफ्रैक्ट होती है, मतलब बेंड होती है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर इन अ मीडियम ग्रेजुअली चेंजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा होता है। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड स्टारलाइट टुवर्ड द नॉर्मल। अब यहाँ से एमसीक्यू आया था बेटा, यहाँ से एमसीक्यू में ये था, 4 स्टेटमेंट था, उसमें से एक ऑप्शन ये था कि लाइट जो है वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है या कहाँ बेंड होती है। तो यहाँ से एमसीक्यू आया था कि लाइट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये एमसीक्यू आया हुआ क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू आया हुआ क्वेश्चन है कि लाइट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। कहने का मतलब आप समझने की कोशिश करो कि अगर ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल के ऊपर जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर मान लो यहाँ पे स्काई है और ये अर्थ है। तो जब लाइट इंटर करेगी स्काई से, इसको अगर यहाँ पे अर्थ ना होता तो ऐसे निकल जाता है, ये ऐसे
बट चूंकि अर्थ है तो कैसे बेंड हो गया, टुवर्ड द नॉर्मल। कैसे बेंड हो गया, टुवर्ड द, ये एमसीक्यू में आया हुआ है, प्लीज मार्क कर लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखने में छोटा सा है बट जब जब ऑप्शन बनता है ना तो दिमाग काम नहीं करता। द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, सेम फेनोमेना। ये देखो यहाँ पे स्टार है बट दिखता कहाँ पे है, यहाँ पे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम जब नीचे जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ रही है लाइट भी क्या होगा, बेंड होगा, जिसकी वजह से हमें एक्चुअली स्टार ऊपर दिखता है। The star appears slightly higher than the actual position when the view near the horizon. Further, this apparent position of star is not stationary but keep on changing slightly. Since the physical condition of Earth's atmosphere is not stationary, as was case in the previous paragraph, since the stars are very distinct, they approximate a point-size source of light. क्योंकि दूर बहुत होते हैं इसलिए हम एक स्टार को एक पॉइंट सोर्स मान लेते हैं। पॉइंट सोर्स का मतलब जानते हैं ना, छोटा सा कोई चीज जिससे लाइट निकलती है, जैसे आपका ट्यूबलाइट क्यों ना हो, आपका बल्ब हो गया, आपका कैंडल हो गया, वो एक पॉइंट सोर्स हो गया। हैज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार फ्लक्चुएट एंड द अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग आवर आईज फ्लिकरिंग एंड द स्टार समटाइम अपीयर इज ब्राइटर एंड समटाइम डिमर। फ्लैटेंड मतलब होता है डिमर, विच इज द फेनोमेना ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब ये वाला पैराग्राफ अगेन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेनेट क्यों नहीं होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, सीबीएसई में, पहले जब डिस्क्रिप्टिव होता था तो आता था, अभी भी आ सकता है। ऑप्शंस वगैरह 4 ऑप्शन बना के दे देगा, जिसमें से एक गलत होगा, 4 सही हो, 3 सही होंगे, या हो सकता है तीनों गलत हो, 1 सही होंगे, ऐसा होगा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन बना देगा, 1-2 लाइन लिख देगा, तीन प्रॉपर्टी बता देगा क्यों नहीं ट्विंकल्स होते हैं प्लैनेट्स, और नीचे ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। बात समझ रहे हैं, एमसीक्यू कैसे बनेगा। यहाँ से स्टेटमेंट बना देगा 4 और चौथा 3 और चौथा कहेगा कि सारे सही हैं, तो आप कहोगे ऑल ऑफ दिस। कुछ ऐसे स्टेटमेंट ऐसे कंफ्यूजिंग होंगे कि बच्चे जो है एक को ही टिक करके है, ठीक है, नहीं कई लोग ऑल ऑफ दिस तो नहीं होता है, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो कंफ्यूजन करने के लिए एमसीक्यू बन सकता है, तो एनसीईआरटी बहुत डिटेल में पढ़ना है। सो व्हाई डज नॉट प्लैनेट ट्विंकल्स, प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते, एक बार आप लोग खुद से पढ़िए फिर मैं पढ़ाता हूँ। खुद अपने मन में पढ़िए, अपने अपने बुक्स में पढ़ो भैया सभी लोग। एयर की पैर छू लेंगे आपके। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है एज कम्पेयर टू ग्लास। अरे तुम लाइट रिवाइज नहीं की हो, ठीक है। तो जब इसकी रिफ्रैक्टिव समझ आया, एक बार दोबारा बताओगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है, बता रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास जो है वो ज़्यादा होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो मतलब ग्लास कैसा होगा, डेंसर मीडियम होगा, है ना, डेंसर होगा, और ये रेयरर होगा। देखो ग्लास के बाहर एयर होती है, मेरे पास है नहीं प्रिज्म, मैंने तुम्हें दिखा देता। इमेजिन कर लो यही प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है, तो लाइट आ रही है तो अभी लाइट हवा में है ना, ये लाइट क्या है, हवा में है। जब इसके अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। तो जब लाइट ग्लास में जाती है तो क्या होती है, बेंड होती है ना, जैसे पढ़ा था ना हमने वो लेंस लाइट चैप्टर में। तो लाइट क्या होगी, बेंड होगी, और किधर बेंड होगी, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी। अगर मान लो यहाँ पे ग्लास नहीं होता तो लाइट कैसे निकलती, सपोज दैट इफ देयर इज नॉट अ ग्लास, तो लाइट ऐसे निकलती, निकल जाती ना, ऐसे बिना बेंड हुए निकल जाती। लेकिन चूंकि ग्लास आ गया, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। देखो टुवर्ड द नॉर्मल है कि नहीं है, टुवर्ड द नॉर्मल। अब यहां पे ग्लास है और बाहर एयर है, यानी बाहर क्या हो गया, रेयर मीडियम, अंदर हो गया डेंसर मीडियम। बात समझना। तो यानी कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो लाइट तो ऐसे जाती। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो तो पहले 90 डिग्री, लेट्स से दिस इज 90 डिग्री। अगर यहाँ पे ग्लास नहीं होता तो लाइट ऐसे निकल जाती है बैंड होने के बाद। देखो ये है लाइन 1, लाइट 1, ये लाइट 2, और ऐसे निकल जाती, लाइट 2 ऐसे निकल जाती। लेकिन चूंकि क्या आ गया, ग्लास आ गया, और ग्लास के बाहर क्या है, एयर, तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या टुवर्ड द नॉर्मल जाएगी, समायरा।
अवे फ्रॉम दे जाएगी बेटा, ऐसे चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सर इसमें रेयर टू उसमें है ना डेंसर है। हाँ ये डेंसर हो गया और बाहर का मीडियम रेयर हो गया। तो रेयर में स्पीड बढ़ जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है ना। अच्छा तो उल्टा बन गया, यहाँ पे तो नॉर्मल के पास दिख रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉर्मल से दूर जाएगी तो ऐसे जाएगी, आई एम रियली सॉरी, ऐसे जाएगी, ये नॉर्मल है, ऐसे नॉर्मल से दूर जाएगी। ये जो निकली है, ये आपकी जो लाइट निकली है वो इमर्जेंट रे है। क्या है? इमर्जेंट रे। ऐसा ही मैंने आपको पता किसमें बताया था, ग्लास स्लैब में बताया था जब रिफ्रैक्शन पढ़ाया था, याद आ रहा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला। तो स्टार्टिंग में ये लाइन थी और निकली ये लाइन, इनके बीच का जो गैप होता है उसको थीटा थीटा में नापते हैं, मतलब एंगल में नापते हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। आपको नापना नहीं है, बस इसका नाप जानना है। आपके पेपर पे सिलेबस नहीं, कैसे निकलेगा एंगल ऑफ डेविएशन आपको जानना चाहिए। तो यहां से ये जो इमर्जेंट रे है इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, जहां कट कर रही है, यहां कट कर रही है ना, ये पॉइंट ओ ले लो, दिस इज अ थीटा। इमर्जेंट रे को आप पीछे की तरफ बढ़ाओ, आपके जो पहली लाइन थी जहां पे कट कर रही है वो थीटा वैल्यू देगा, वही आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा। क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन। थीटा इज द एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज। बना लो, ये पेपर में आ सकता है, बनाओ चलो ग्लास प्रिज्म। ये एक्टिविटी कराएगी ये तुमको, तुमने खरीद के लाया है तो मैडम ने कराया होगा, नहीं कराया? सर अभी ग्लास प्रिज्म से नहीं करवाई, अभी आज स्लैब से करवा रही थी, कल करवाएंगे प्रिज्म वाले। तो प्रिज्म से ये कराएंगे। और एक और होता है, लाइट स्प्लिट हो जाती है, तो लाइट स्प्लिट करने के लिए हमको एक स्क्रीन चाहिए, तो स्क्रीन तो हमारे पास है नहीं, लैब वगैरह में रखा होता है। अगर हम स्क्रीन रख देंगे ना तो हमें ये जो व्हाइट लाइट जा रही है ना, आपको 7 डिफरेंट कलर में दिखेगी, विब और रेनबो कलर में दिखती है। लैब में होता है, लैब में कराया जाता है। अभी तो केवल आपको विजुलाइज करा रहे हैं ना, अच्छा है, कम से कम करा तो रहे हैं। ये जो डेली आपके पेपर हो रहे हैं ना बेटा, मल्लिन सलमान पब्लिक के, आपके हमेशा टेस्ट हो रहा है, एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस टेस्ट हो रहा है, तो उस टेस्ट को जब तुम लोग दे लेते हो तो उसके स्क्रीनशॉट अगर रख पाओ तो वो भी शेयर कर दो, तो आपस में डिस्कस हो जाएगा क्वेश्चंस, है ना। तो आपके डेली एमसीक्यू टेस्ट हो रहे हैं स्कूल में प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप शेयर कर सकते हो, तो हम लोग भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस बने हैं, क्योंकि वो स्टार्ट होने के बाद तो फिर नहीं हो सकता है। तो आप पहले टेस्ट दे लो, अगर वो हो पाता है शेयर तो शेयर करके रख लो, या टीचर से बोल दिया करो कि पेपर के बाद हमको भेज दिया करें डिस्कस करने। सो ग्लास प्रिज्म में कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है? ग्लास प्रिज्म जो ये बना है बेटा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लग रही है ना, है ना बेटा।